हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस क्वेश्चन सीरीज में आज हम जो प्रतीक शिवालिक सर की केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आज हम इस टेस्ट सीरीज के सेट डी के साइंस पार्ट को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस हैं वो आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस की कॉन्सेप्ट की वीडियोस और कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है जो आपके एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मानसून सीजन इन आवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ। मतलब हमारे देश में जो मानसून का मौसम होता है वो कौन से महीने में होता है। ऑप्शन 1 है अप्रैल टू दिसंबर, ऑप्शन 2 है जून टू सितंबर, ऑप्शन 3 है नवंबर टू मार्च एंड ऑप्शन 4 है जनवरी टू मई। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी जा रही है जिसमें यहाँ पे ये ऋतु के नाम लिखे हुए हैं, ये सीजन के नाम लिखे हुए हैं, ये हिंदी महीनों के नाम है और यहाँ पर ये हमारे अंग्रेजी महीनों के नाम है। तो हमसे यहाँ पे मॉनसून के लिए पूछा गया है। तो मॉनसून का जो सीजन होता है वो जुलाई और अगस्त वाले महीने में रहता है। तो अब हम इन ऑप्शंस में उस ऑप्शंस को सर्च करेंगे जिसमें जुलाई और अगस्त इंक्लूड हो। तो जो ऑप्शन 2 है जून टू सितंबर, इसमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये चारों महीने आ जाते हैं। तो मतलब जो मॉनसून वाला सीजन है वो किसमें होगा, जून टू सितंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक का एक सामान्य गुण नहीं है। ऑप्शन 1 नॉन रिएक्टिव, अक्रियाशील होना, ऑप्शन 2 लाइट इन वेट, भार में हल्के होना, ऑप्शन 3 ड्यूरेबल, अधिक चलने वाला एंड ऑप्शन 4 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का अच्छा चालक होना। तो पहले हम जो प्लास्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उन्हें समझ लेते हैं। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो लो कॉस्ट के यानी कम लागत वाले होते हैं। इजी टू मैन्युफैक्चर यानी इनका निर्माण करना आसान होता है। लाइट वेटेड यानी वजन में ये हल्के होते हैं। इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो हाई होती है यानी उच्च स्थायित्व वाले होते हैं। ये लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं। दे आर इंसुलेटर्स एंड हैंस डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब इनका चालन नहीं करते हैं। जैसे जो हमारे घर में खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं तो उनके जो हत्थे होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि वो हीट का संचालन नहीं करते। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर्स होती है उसमें भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि हमें उसमें करंट ना लगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, दे कैन बी मोल्डेड टू एनी डिजायर्ड शेप एंड साइज। जो प्लास्टिक्स हैं उन्हें हम वांछित आकार में ढाल सकते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव ड्यू टू विच दे आर रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ सराउंडिंग। दे आर गुड रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द केमिकल। इसका मतलब है जो प्लास्टिक्स होते हैं वो मोस्टली केमिकल्स के लिए नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब अक्रियाशील होते हैं। जैसे जो प्लास्टिक्स होते हैं उसमें हम अचार रखते हैं या फिर जो केमिस्ट्री की लैब होती है उसमें प्लास्टिक की बोतल्स में ही कई तरीके के केमिकल्स रखे रहते हैं क्योंकि प्लास्टिक होते हैं उनके प्रति अक्रियाशील होता है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है क्योंकि जो प्लास्टिक्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का संचालन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद अ नाइफ। धातु है वो सामान्यतः कठोर होती है लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है और आसानी से चाकू से कटी जा सकती है। ऑप्शन 1 आयरन, ऑप्शन 2 सोडियम, ऑप्शन 3 गोल्ड एंड ऑप्शन 4 मैग्नीशियम। तो जो धातुएं होती हैं एल्कली मेटल्स होते हैं वो अपनी प्योर फॉर्म्स में, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये अपनी प्योर फॉर्म्स में सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये इतने अधिक सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें बटर नाइफ से भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर। समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ऑप्शन 1 अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, मात्रा में असीमित होते हैं। ऑप्शन 2 नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन 3 लिमिटेड इन क्वांटिटी,
मात्रा में सीमित होते हैं। एंड ऑप्शन 4 नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियों से समाप्त न होने वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें प्रकृति से नेचुरली मिलते हैं, ये ह्यूमंस के द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं यानी प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उनकी उपलब्धता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब समाप्त न होने वाले प्राकृतिक स्रोत, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत। तो जैसा कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है आपको, समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत, तो जो ये चीज यदि समाप्त हो सकती है तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही होगी। जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, मिनरल्स है, तो ये क्या होते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत, और ये प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 लिमिटेड इन क्वांटिटी। जबकि जो समाप्त न होने वाले प्राकृतिक स्रोत होंगे वो प्रकृति में इनफाइनाइट या अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, जैसे हवा है, सोलर एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे हमसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत के बारे में पूछा है, तो उसकी आंसर होगा यहाँ पे मात्रा में वो सीमित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन्स क्लोथ कैचेस फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज टू। अगर किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ते हैं तो अग्नि बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। ऑप्शन 1 थ्रो वाटर ऑन द क्लोथ, कपड़े पर पानी फेंक दें। ऑप्शन 2 यूज फायर एक्सटिंग्विशर, जो अग्निशामक यंत्र आते हैं, आग बुझाने के यंत्र आते हैं, उनका यूज करें। ऑप्शन 3 कवर द पर्सन्स विद अ वूलन ब्लैंकेट, एक ऊनी कंबल के साथ व्यक्ति को कवर करें। एंड ऑप्शन 4 कवर द पर्सन विद अ पॉलीथीन शीट, एक पॉलीथीन शीट के साथ व्यक्ति को कवर करें। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो कंबशन प्रोसेस होता है उसके लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। मतलब कोई फ्यूल हो जो बर्न होगा या जलेगा, और एयर हो जिससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकें, और इतनी हीट या एनर्जी हो जो कि कंबशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सके और उसे कंटिन्यू कर सके। तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी व्यक्ति के कपड़े को आग पकड़ ली है और हमें इसे बुझाना है। तो मतलब हमें इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को हटाना होगा, तो आग बुझ जाएगी। तो यदि हम उस व्यक्ति को ऊनी कंबल के साथ कवर कर देंगे तो जो एयर के थ्रू ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था वो रुक जाएगा, और उससे आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 कवर द पर्सन विद अ वूलन ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सिलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। ऑप्शन 1 सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल दीवार और सेल झिल्ली। ऑप्शन 2 क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 3 क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन, हरित लवण और कोशिका झिल्ली। एंड ऑप्शन 4 क्रोमोसोम एंड जीन्स, गुणसूत्र और जीन। तो क्रोमोसोम और जो जीन्स होते हैं ये दोनों वे टर्म्स हैं जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में समझ लेते हैं। जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिक जानकारी के वाहक होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ईच डीएनए हेलिक्स इन द सेल coils up to form a chromosome which then acts as a package carrying genetic information from the parent cell to the daughter cell। तो सेल डिवीजन के दौरान या कोशिका विभाजन के दौरान सेल में जो डीएनए हेलिक्स होता है वो क्रोमोसोम बनाने के लिए कॉइल्स अप करता है, और फिर ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो मूल कोशिका यानी पेरेंट सेल से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उन्हें डॉटर सेल में ले जाने का काम करता है। जो ह्यूमन सेल्स होता है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 22 पेयर्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो कि मेल्स और फीमेल्स में लगभग सेम होते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं, और इसी से डिसाइड होता है कि जो बेबी होने वाला होता है वो मेल होगा या फीमेल होगा। नेक्स्ट है, ईच जीन ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। जो जीन होता है वो क्रोमोसोम में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। तो जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के सेगमेंट्स या खंड होते हैं जिनके में एक विशिष्ट प्रोटीन के लिए एक कोड होता है, और जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देता है। और जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये शरीर में प्रत्येक कोशिका की संरचना और उसके कार्य को निर्धारित करते हैं। तो जीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हेरिडिटी।
तो इस तरीके से जो जीन्स होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन, मुकुलन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन 1 हाइड्रा, ऑप्शन 2 अमीबा, ऑप्शन 3 पैरामीशियम, ऑप्शन 4 बैक्टीरिया। तो हमसे इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि इन चारों में से किसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बडिंग क्या होता है। तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट। इसका मतलब है कि जो बडिंग होता है वो एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें एक पर्टिकुलर साइट यानी विशेष साइट पर कोशिका विभाजन के कारण एक नया जीव विकसित होता है। The small bulb-like projection coming out from the cell is called a bud। तो इसमें जो एक छोटा बल्ब जैसा उभार या प्रक्षेपण होता है वो उसे हम बड या कली कहते हैं। Since the reproduction is asexual, the newly created organism is a clone and accepting mutation is जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और चूंकि ये रिप्रोडक्शन है वो अलैंगिक है, इसीलिए इसमें जो नया जीव विकसित होता है वो अपने पेरेंट का क्लोन होता है। तो इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है बैक्टीरिया, यीस्ट, कोरल्स, फ्लैटवर्म्स, जेलीफिश, सी एनेमनीज। तो इन सभी में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। यहाँ पे आपको इधर एक इमेज दिखाई गई है जिसमें ये एक हाइड्रा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा उभार जो दिख रहा है इसे हम बड बोलते हैं। तो अभी ये इसमें पेरेंट न्यूक्लियस है, इसमें ये धीरे धीरे बड है वो विकसित होता है, और जब ये बड का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो सेल डिवीजन के बाद ये यहाँ से अलग हो जाता है और एक नया जीव विकसित हो जाता है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं बडिंग, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज द कॉन्टेक्ट फोर्स, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है। ऑप्शन 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल, ऑप्शन 2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, ऑप्शन 3 मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, एंड ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। Contact forces are forces that act between two objects that are physically touching each other। मतलब उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्सेस लगेगा जो एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जो घर्षण बल होता है उसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फिजिकली टच करते हैं। अभी हम यहाँ पे इन चारों फोर्सेस को डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज द सरफेस फिनोमिना, घर्षण है वो एक सरफेस फिनोमिना है। When two surfaces have irregularities that come in contact, do they get interlocked, preventing them sliding against each other। इसका मतलब है कि जो घर्षण बल होता है, जब दो सतह जो संपर्क में आती हैं उनमें अनियमितताएं होती है यानी इरेगुलरिटीज होती हैं, तो वो एक दूसरे के विरुद्ध खिसकने से रोकने के लिए इंटरलॉक हो जाती है। Friction always works in the direction opposite to the direction in which the object is moving or trying to move। और जो फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण बल वो होता है वो हमेशा अपोजिट यानी विपरीत दिशा में लगता है, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। द रफर द सरफेस द मोर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस। और जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा ही घर्षण बल होगा। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए ये कॉन्टेक्ट फोर्सेस नहीं है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्व बल। तो न्यूटन का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, m1 m2 उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास है और r उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी है। g को हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्व बल होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को साथ में खींचने की कोशिश करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और इसके कारण जो त्वरण होता है जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के मास पर या साइज पर डिपेंड नहीं करती है, ये वैल्यू फिक्स होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्सेस यानी चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। इट इज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स exerted on a magnetic pole or a moving electric charge in the magnetic field। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव या विद्युत आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल। इसे हम कूलम्ब फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सेम चार्ज के होते हैं, मतलब यदि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यदि अपोजिट चार्ज है, मतलब एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ प्लेट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 द क्रस्ट ऑफ द अर्थ भूपर्पटी में। ऑप्शन 2 द मेंटल ऑफ द अर्थ पृथ्वी के प्रावार में। ऑप्शन 3 द इनर कोर ऑफ द अर्थ पृथ्वी के आंतरिक कोर में। एंड ऑप्शन 4 द आउटर कोर ऑफ द अर्थ पृथ्वी के बाह्य कोर में। तो जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो सेंटर के पास होता है उसे हम बोलते हैं इनर कोर। इससे ऊपर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं आउटर कोर। इसके ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे ऊपर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोल्ड एज क्रस्ट। जो पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, और ये एक पीस में नहीं होती बल्कि खंडों के रूप में होती है। ईच फ्रेगमेंट इज कोल्ड एज ए प्लेट, और ये जो खंड होते हैं इन्हें हम प्लेट बोलते हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं ये हमेशा गति में रहती हैं, और जब भी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो ये पृथ्वी की सतह पर अर्थक्वेक यानी भूकंप का कारण बनती हैं। तो भूकंप के लिए जो उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें हैं वो पाई जाती है भूपर्पटी में, यानी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज ए न्यू प्लेनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड नेपच्यून, इट्स टाइम पीरियड वुड बी। मान लीजिए कि यूरेनस और नेपच्यून के बीच एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्तकाल होगा। ऑप्शन 1 लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। ऑप्शन 2 मोर देन दैट ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून के आवर्तकाल की अपेक्षा अधिक। ऑप्शन 3 इक्वल टू दैट ऑफ नेपच्यून और यूरेनस, नेपच्यून या यूरेनस के आवर्तकाल के बराबर। एंड ऑप्शन 4 लेस देन दैट ऑफ यूरेनस, यूरेनस के आवर्तकाल की अपेक्षा कम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम केपलर के बारे में जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो उसका आंसर हो जाएगा केपलर। एग्जाम में ज्यादातर केपलर के थर्ड लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम इस नियम को समझ लेते हैं। Kepler's third law of planetary motion states that the square of the orbital period of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit। मतलब ग्रहों की गति के केपलर के तीसरे नियम के अनुसार किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के सेमी मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है। तो आप इस स्टेटमेंट को भी ऐसे ही याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये स्टेटमेंट देख के भी पूछा जा सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये केपलर के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सो द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो समय अवधि होती है वो सूर्य से दूरी के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे सूर्य से ग्रह की दूरी बढ़ेगी तो सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई भी बढ़ेगी, और जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो भी बढ़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये सन है और इस तरीके से ये प्लैनेट्स की अरेंजमेंट है, तो जो ग्रह है वो सूरज से जितना ज्यादा दूर होगा उसकी जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो उतना ही ज्यादा होगा। तो अभी हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो नया प्लेनेट है वो यूरेनस और नेपच्यून के बीच में है। तो यहाँ यूरेनस है और इधर नेपच्यून है, तो यदि इसके बीच में कोई प्लेनेट यदि खोजा जाता है तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो नेपच्यून से कम होगा और यूरेनस से ज्यादा होगा। और ये कैलकुलेशन हमने किससे करी है, सूर्य के ग्रह से जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। ऑप्शन 1 आइस एंड सोइल, बर्फ और मिट्टी। ऑप्शन 2 वुड एंड एयर, लकड़ी और हवा। ऑप्शन 3 आइस एंड एयर, बर्फ और हवा। ऑप्शन 4 सोइल एंड एयर, मिट्टी और हवा।
तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, नेचर में वो कैसा होता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, द कंपोनेंट्स मिक्स्ड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके संगठक होते हैं, वो समान रूप से वितरित होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। जो इसके संगठक होते हैं, उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। और इन्हें फिजिकली सेपरेट या अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे यदि आपको ड्राई फ्रूट्स का यदि मिक्सचर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो अलग अलग करें, तो हम उन्हें फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में इस तरीके का पॉसिबल नहीं होता, हम उन्हें फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कोल्ड सॉल्यूशंस। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, उन्हें हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। वी कैन ऑब्जर्व ओनली वन फेज ऑफ मैटर। और इस तरीके के मिक्सचर्स में हम केवल एक फेज को ही देखते हैं। यहाँ पे हम फेज सेपरेट अलग अलग नहीं देख पाते हैं। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब इसके जो संगठक होते हैं, उनकी हम अलग अलग बाउंड्रीज नहीं देख सकते। इसके एग्जाम्पल जैसे एयर है, शुगर सॉल्यूशन है, ब्रास है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है वो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे जो एयर है, उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन क्या हम इसके जो संगठक हैं इनको अलग अलग देख सकते हैं? नहीं। तो एयर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन जैसे यदि आपके पास ऑयल का और वाटर का मिक्सचर है, तो आप देखते हैं कि उसमें एक अलग लेयर सेपरेट हो जाती है। ऑयल को हम अलग देख सकते हैं और वाटर को अलग देख सकते हैं, तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। तो अभी हमें इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उन्हें हम फिजिकली सेपरेट ना कर सके। तो जो आइस और एयर होता है, ये होमोजीनियस होते हैं नेचर में, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? नहीं आएगा इधर, सही के बारे में पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट के लिए सही कथन है। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। थर्ड है एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड फोर्थ है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आई है, जैसे एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर, न्यूट्रॉन्स। तो पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो कोई भी एलिमेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो ऑल ओवर एलिमेंट को उदासीन रहने के लिए इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है, एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और ये बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मास नंबर क्या होता है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए मास नंबर उसका उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। मतलब मास नंबर बराबर क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है, मास नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो जिसमें सेकंड और फोर्थ होगा वो है ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सेकंड और फोर्थ सही है। तो इसके अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन्हें हम साथ में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और जो किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से किया जाता है। जो यहाँ पे ए है वो मास नंबर को दर्शाता है, जेड उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दर्शाता है, और एक्स यहाँ पे उस एलिमेंट को शो करता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य को ढूंढिए। ऑप्शन 1 है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब लाइसोसोम में जो पैक्ड एंजाइम है वे रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका से बने होते हैं। सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली।
रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका एवं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन बनाती हैं। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंतर्द्रव्य जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है। एंड फोर्थ है न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यानी जो यूकैरियोटिक केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाभ होता है। तो इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, लेकिन जो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ये गलत है। अब ये तीनों क्यों गलत है ये हम समझ लेते हैं कि जो RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। ऑप्शन 2 में ये उल्टा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है, ना कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जो न्यूक्लियोइड होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। कोई कण या पार्टिकल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन 2 है πr, ऑप्शन 3 है 2r एंड ऑप्शन 4 है 2πr। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम सर्कल की कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये पॉइंट इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त के जो केंद्र से इसकी परिधि पर कोई भी बिंदु हो उसकी दूरी इसकी रेडियस कहलाती है, जो हमें क्वेश्चन में r दी गई है। तो इस क्वेश्चन में अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई कण है जो यहाँ से चलना शुरू करता है, जब वो यहाँ से चलता हुआ इस पॉइंट पर पहुंचता है तो वो अपना अर्धवृत्त पूरा कर लेता है। तो अब हमें इस पॉइंट जो कि इसका इनिशियल पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो इसका फाइनल पॉइंट है इसके बीच की दूरी बतानी है। तो चूंकि ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी उसकी रेडियस कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से इसके इनिशियल पॉइंट की दूरी इसकी रेडियस r हुई और वृत्त के केंद्र से इसके फाइनल पॉइंट की दूरी भी r हुई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r प्लस r इज इक्वल टू 2r। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F if masses of both objects are halved without changing distance between them, then the gravitational force would become। यानी दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनकी बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। मतलब हम दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसे नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका जो द्रव्यमान है उनको आधा कर रहे हैं, तो तब गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन 1 F/4, ऑप्शन 2 F/2, ऑप्शन 3 F एंड ऑप्शन 4 2F। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं जो न्यूटन्स ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके सेंटर के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने इसे इस फॉर्मूले के रूप में दिया F इक्वल टू G(m)m/r², जहां पे जो F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैपिटल M है और स्मॉल m है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के द्रव्यमान है, और r उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से बीच की दूरी है, और जो g होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो हमसे इस प्रश्न में कहा है कि जो उनके बीच की दूरी है उसे चेंज नहीं करना है, मतलब r की वैल्यू r ही रहेगी, लेकिन जो दोनों पिंड है उनके द्रव्यमान को आधा कर देना है, मतलब कैपिटल M की जगह हमें कैपिटल M/2 वैल्यू रखनी है और स्मॉल m की जगह हमें स्मॉल m/2 वैल्यू रखनी है। तो जब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू होगा G कैपिटल M/2 एंड स्मॉल m/2 अपॉन r²। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा F इक्वल टू G(m)m/4r²। तो हमें इससे क्या मिल रहा है कि G(m)m/r² तो किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे F की। तो जो हमें इससे मिल रहा है ये इसका 1/4 होगा, यानी F/4। Thus force becomes 1/4 as we reduce the masses to half without altering the distances। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 F/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेसेस
बांध के संग्रहित जल में ऑप्शन 1 नो एनर्जी, कोई ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन 2 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन 3 काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। एंड ऑप्शन 4 पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति के कारण होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी मोशन यानी गति के कारण होती है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जीरो से ऊपर या नीचे की हाइट पर रखा जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला होता है mgh, जहां पे m उस ऑब्जेक्ट का मास होता है जो हम किलोग्राम में लेते हैं, g एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, h हाइट होती है जो हम मीटर्स में लेते हैं। इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी है वो गति के कारण होती है और इसका फॉर्मूला होता है mv²/2, जहां m है उस ऑब्जेक्ट का मास किलोग्राम में और v है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो वाटर स्टोर्ड इन अ डैम possesses potential energy since it is at a higher level than the water on the other side of the dam। तो जो डैम में यहाँ वाटर स्टोर करके रखा जाता है ये कुछ ऊंचाई पर रखा जाता है, तो इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 पोटेंशियल एनर्जी। As the water falls, this potential energy is converted into kinetic energy, which turns turbines to generate electricity। तो यहाँ पे जब वाटर को स्टोर करके रखा जाता है तो यहाँ पे ये स्थिर अवस्था में होता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। तो यहाँ लेकिन जब इसे गिराया जाता है तो जो इसकी स्थिर अवस्था में से ये अपनी गति की अवस्था में आता है, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में किया जाता है। तो यहाँ पे तो अभी हमसे संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है उसके बारे में पूछा है, तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का हमें प्रतिबिंब मिले। तो ऑप्शन 1 है दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन 2 है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन 3 है दर्पण से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच में। एंड ऑप्शन 4 है दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। तो जो कॉन्केव मिरर होता है वो इस तरीके से होता है, इसकी जो अंदर वाली सतह होती है यहाँ से जो प्रकाश किरणें गिरेंगी वो परावर्तित होंगी। तो जैसा हम जानते हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी पर है, तो अब अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो सूर्य की प्रकाश किरणें होंगी वो फोकस पर अभिसारित होंगी। और हमें यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होती है, मतलब हमें मिरर की फोकल लेंथ दी गई है, f इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, इसमें जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा यदि ऑब्जेक्ट को वक्रता त्रिज्या की दूरी के बराबर रखा जाए, मतलब फोकल लेंथ की डबल दूरी के बराबर। तो हमें यहाँ फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो इसका डबल कितना होगा 30 सेंटीमीटर। मतलब यदि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इसका जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा, इसका साइज है वो बिंब के साइज के बराबर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है क्या होगा, ऑप्शन 2, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन 2, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन 3 है, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। एंड ऑप्शन 4 है, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो जो नॉर्मल विजन होता है उसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, लेकिन जिसे मायोपिया की दिक्कत होती है उसकी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, और जिसको हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत होती है उसकी इमेज रेटिना के बाद बनती है। जो मायोपिया होता है इसे शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि भी कहते हैं। इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जो दूर की वस्तु है उन्हें स्पष्ट नहीं देख पाता। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस यानी
दीर्घ दृष्टि भी कहते हैं, और इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स डू नॉट यूज, व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए विद्युत चुंबक। ऑप्शन 2 है, इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कोइल, विद्युत वाही कुंडली में चालक तार के फेरों की प्रभावी अधिक संख्या। ऑप्शन 3 है, ए परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए स्थायी चुंबक। एंड ऑप्शन 4 है, ए सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कोइल इज बाउंड, यानी कुंडली को लपेटने के लिए नरम लोहो या कोर। तो जो हमें इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताना है जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में यूज नहीं किया जाता। तो जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है उसमें कुंडली को लपेटने के लिए नरम लोहो या कोर होती है, और जो ये सॉफ्ट आयरन कोर या कोइल का कॉम्बिनेशन होता है इसे हम बोलते हैं आर्मेचर, और इसका यूज होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को बढ़ा देता है, जिससे मोटर की शक्ति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, द कोइल कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी जो कोइल है इसमें बड़ी संख्या में इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं, और जितने ज्यादा ये टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट है कि इसमें जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसकी जगह इसमें पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। तो यही इसमें एक जो ऑप्शन थर्ड दिया है कि आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए स्थायी चुंबक का यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3। क्योंकि जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं किया जाता, उसमें पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, क्योंकि जो स्थायी मैग्नेट होता है वो कमजोर होता है और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं कर पाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? ऑप्शन 1 है, हृदय के भीतर स्थित कपाट, यानी जो हृदय में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं उनके कारण। ऑप्शन 2 है, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी नीलियों की मोटी पेशीय भित्तियां। ऑप्शन 3 है, थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया, यानी आलिंदु की पतली भित्तियां। एंड ऑप्शन 4 है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, जो हृदय के भीतर स्थित कपाट होते हैं वो ही रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। जो वॉल्व्स होते हैं वो हृदय की कक्षों के भीतर स्थित होते हैं। वॉल्व्स के जो ओपनिंग या मतलब खुलने और बंद होने का कार्य होता है वो हृदय के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके द्वारा और कुछ मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।